हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे थे और इनकम टैक्स में 4 हेड्स पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जा कर के प्लेलिस्ट बना हुआ है इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स का, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। उसमें सभी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। आज हम लोग को पढ़ना है लास्ट हेड। आप जानते हैं हम लोग सैलरी पढ़ चुके हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ चुके हैं, कैपिटल गेन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ होगी 4 हेड्स होंगे तो उसमें से एक अदर रखा जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें कैपिटल गेन में ना आई हो, जो सैलरी में ना आई हो, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ना आई हो, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ना आई हो, उसमें से जो चीज़ें ना आई हो इसमें ऐड किया जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ब्रॉड इनकम है, तो आप जानते हैं कि कुछ चीज़ छूट तो जाएंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में 4 ही प्रकार से ही इनकम आती है। इनकम आने के लिए हज़ारों रास्ते हैं, तो उसी हज़ारों रास्तों में से कुछ रास्तों को यहाँ पे डिटरमाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, कि किस प्रकार से किस क्षेत्र से इनकम आएगी तो हम कहाँ टैक्सेबल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या डिडक्शंस मिलते हैं, क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती हैं, कौन कौन चीज़ें, ताकि क्वेश्चन करना ईजी हो जाए। और सबसे ईजी जो चैप्टर है न्यूमेरिकल का वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल आपको याद रखना है ये टैक्सेबल है कि नहीं है, ये टैक्सेबल है, यही सब याद करना। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, केवल आपको जो पॉइंट बताए जाएंगे इस पॉइंट को याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। बहुत ईजी है। आते हैं विदाउट एनी कोई फर्दर डिस्कशन। देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मीन्स कि ऐसे कोई इनकम जो कि अदर सोर्स से है, जो आपके 4 हेड्स हैं। 4 हेड जानते हैं जो पढ़े होंगे, सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन था, एंड कैपिटल गेन। ये चारों हेड्स में जो चीज़ें नहीं आती हैं अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं वन बाय वन। देखिए, दिस इज द लास्ट एंड रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम। तो मैं बताया था लास्ट हेड है जो अवशेष रेसिडुअरी है। ओके, एनी इनकम व्हिच इज टैक्सेबल अंडर द एक्ट अबाउट डज नॉट फाइंड द प्लेस अंडर एनी ऑफ द फर्स्ट 4 हेड्स ऑफ इनकम। तो इसमें कौन से हेड किए जाते हैं जो कि इस चारों हेड में फाइंड नहीं कर सकते कि इसमें किस में लिया जाए। तो जब किस में लिखा जाए, जब फाइंड नहीं हो रहा तो वो अदर सोर्स की इनकम है। ओके, तो इस बात को आप लोग भी याद रखिएगा कि यदि कोई आपको पता ना चल पा रहा हो कि इस चारों हेड में किसकी इनकम है तो वो अदर सोर्स की इनकम है। आर यू राइट? इनकम फ्रॉम अदर इनकम कैन बी क्लासिफाइड। कुछ क्लासिफाइड की गई हैं, डिफरेंट टाइप्स में पॉइंट्स लिखा हूँ, केवल आप लोग याद रखना है और ज़्यादा दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है। केवल आप लोग को याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, जब आएगा वैसे ही करना है। ओके, फर्स्ट है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स के लिए पहले बता दूं कि पहले क्या था कि डिविडेंड्स एक और कंपनी ही क्या करती थी, टैक्स दे देती थी। तो जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता था वो डिविडेंड टैक्स फ्री हो जाता था। लेकिन अब आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई किसी के शेयर की इनकम 1 लाख रुपए केवल हो, और जब कंपनी टैक्स देगी तो उस पर तो लगभग मान के चलिए 30% टैक्स देगा। ओके, क्योंकि उसको मैक्सिमम स्लैब रेट में होगी। अब आप ये बताइए, कोई एक पर्सन है जिसकी केवल इनकम 1 लाख है और 30% के अनुसार टैक्स दे, क्या वो अच्छी बात है? नहीं है। इसलिए जो गरीब जनता थी उनका ये विरोध था, उनका ये ग्रीवेंसेस था कि देखिए हम लोग को हैंड में सेल दे दीजिए डिविडेंड हमारे हाथ में, और हम लोग जब सब कुछ ऐड कर रहे होंगे तो इसको भी ऐड कर देंगे 1 लाख रुपए को, और जितना टैक्स लगेगा आप हमसे टैक्स ले लीजिएगा। ओके, अगर मान लीजिए जिसकी इनकम केवल 1 लाख होगी तो उसका टैक्स नहीं लगेगा, जिसका 2 लाख होगा नहीं लगेगा, 3 लाख होगा नहीं लगेगा। लेकिन जिसका स्लैब रेट के अंदर चला जाएगा तो लग जाएगा। तो गवर्नमेंट ने समझा कि नहीं, ये अच्छा कह रहे हैं लोग, निश्चित रूप से हम कंपनी से जो टैक्स ले रहे हैं डिविडेंड पे वो ज़्यादा हो जा रहा है, जो कि ये गरीब जनता के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। हो सकता है उसका 10 रुपये का इनकम ही हो डिविडेंड से और उस पर हम 3 रुपये ले रहे हैं 30% के अनुसार, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अब क्या करें कि 10 रुपये उसको दे दें और जब टोटल हेड या कैलकुलेट करे इसकी इनकम बताए, इनकम डिविडेंड 10 रुपये लिखे, जो टैक्स लगेगा उसके अनुसार पूरी स्लैब रेट के अनुसार हम टैक्स लगाएंगे। इसलिए अब क्या होता है, ये ऐड होता है। आर यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर देखिए क्या है, डिविडेंड्स मीन्स, पहले डिविडेंड की डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। डिविडेंड मीन्स द सम रिसीव्ड बाय ए शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रॉफिट। मीन्स जो उसका प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन को शेयर होल्डर को होता है, वही डिविडेंड्स है। वेदर आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम और टैक्स फ्री इनकम। इसमें क्या है,
जो टैक्सेबल इनकम ही है, टैक्स फ्री इनकम ही है, ये सब ध्यान रखा जाता है। ओके, इट्स इमेटेरियल वेदर इट इज रिसीव्ड इन कैश आर काइंड। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चाहे वो रिसीव्ड टैक्स के विदाउट टैक्स हो रहा हो या किसी प्रकार से हो रहा हो, या उस पर क्या कहते हैं कि हाँ कैश रिसीव हो रहा हो या कैश के अतिरिक्त कुछ और रिसीव हो रहा है, वो सब कुछ इसमें डिविडेंड इंक्लूड होता है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। अब देखते हैं टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड का प्रोविजन क्या है। देखिए फर्स्ट क्या है, डिविडेंड इंक्लूड डिम्ड, या इंक्लूड में डिम्ड में जानता है मानी गई। ओके, मानी गई, उसका मतलब कि अभी देना है, मान लिया गया है कि अगले साल ये दिया जाएगा, चाहे 2 महीने बाद दिया जाएगा, तो भी माना जाएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए डोमेस्टिक कंपनी, बस जो हमारे देश की कंपनी है डोमेस्टिक कंपनी, उनके लिए क्या प्रोविजन है, जो हमारे देश की कंपनी होंगी, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स रिसिप्ट, अर्थात उनके हाथ में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, जो कंपनी मान लीजिए हमारे देश की कंपनी है, 10 रुपये दी, 10 रुपये लिख देंगे डिविडेंड, सीधी सी बात है। ओके, इस बात को बताया जा रहा है। सेकेंड क्या, डिविडेंड फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोऑपरेटिव जैसे इफको सुने होंगे नाम। ओके, ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई बना है तो इंक्लूड इनकम, इंक्लूड होगा, टीडीएस नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि टीडीएस करने का इनके पास पावर नहीं है। टीडीएस क्यों किया जाता है, अगर ये लोग काटेंगे नहीं अपने स्थान पे कि आप इनकम दे रहे हैं तो टैक्स काट लीजिए, ये सब कुछ नहीं करेंगे। ओके, मींस ओरिजिन इनकम पे टैक्स नहीं काटेंगे, इसका मतलब ये है। टीडीएस में सीधी सी बात है, ओरिजिन ऑफ द इनकम नो टैक्स डिडक्शंस, ये लाइन याद रखिएगा, जहां आय उत्पन्न हो रही है वहां पर कर काट के नहीं दिया जाएगा। ओके, डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी। अब देखिए फॉरेन कंपनी के संबंध में क्या है, इंक्लूड नेट इनकम, ये नेट इनकम में इंक्लूड होगी। हाउएवर, हालांकि वेयर एन एसएससी क्लेम्स डबल टैक्सेशन रिलीफ द ग्रॉस अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन इनकम। तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्रॉस अमाउंट उसकी इंक्लूड हो जाएगी इनकम में, और यहाँ पर क्या होगा कि अगर उस पर पहले से टैक्स दिया जा चुका है, मान लीजिए उसने टैक्स पहले से ही गवर्नमेंट को दे दिया है, मान लीजिए बाहर से कहीं डिविडेंड आया, तो जानते हैं गवर्नमेंट तो जानती ही कितना टैक्स आया, तो हो सकता है उस पर टैक्स काट ले, तो टैक्स काट ले तो उसको यहाँ पर रिलीफ मिल सकता है। जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपया उसको मिला फॉरेन कंपनी से, ओके, और 2 लाख उसमें से टैक्स दे दिया, तो 2 लाख का टैक्स यहाँ पर मिल जाएगा उसको, आपने 2 लाख पहले टैक्स दे चुका है, तो आप यहाँ पे इनकम 10 लाख दिखा दीजिए और 2 लाख टैक्स भी पेड दिखा दीजिएगा। ओके, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। राइट, चलते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब यहाँ पर क्या है, डिविडेंड समाप्त हो गया है, अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। मान लीजिए डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज है, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर है तो टैक्स फ्री है, अगर देखिए 2 प्रकार की होगी, या टैक्स फ्री होगी फुली एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल होंगी नो टीडीएस नो ग्रॉसअप, अर्थात टैक्सेबल होंगे या टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ओके, तो टीडीएस नहीं काटा तो ग्रॉसअप नहीं किया जाएगा। ग्रॉसअप मीन्स ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया मिलना था, आपको 90 रुपये मिला है। ओके, तो ग्रॉसअप करना होगा तो क्या करना होगा, 90 है मल्टीप्लाई, ओके, 100 डिवाइड बाई 90, यहाँ पर क्या लिखना है, जितना परसेंटेज काटा जा रहा है, जैसे 10% काटा जा रहा है यहाँ पर ना 10%, तो यहाँ 10% लिख देंगे, जो आएगा इसी को ग्रॉसअप कहा जाता है। ये 90 रुपीज़ क्या है, ये रुपीज़ है, ये 90 रुपीज़ है, ये परसेंटेज 100 है और 90% ऐसा है, ये है, ऐसे समझना है। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमेशा ग्रॉसअप करने की आपको इजीली हो जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ 30% काटा जाता, 70 हो जाता ये, तो यहाँ पे 70 लिख देते हैं। ओके, सिंपल से 70%, इस टाइप से। बिजनेस सिक्योरिटीज में क्या है, टैक्स फ्री है, ये परसेंटेज में दिया है, जैसे देता है ना कि 10% डिवेंचर है चाहे कुछ भी, तो उसमें है नो ग्रॉसअप इफ अमाउंट ग्रॉसअप, यदि अमाउंट भी दिया है 10,000, ओके, तो ग्रॉसअप किया जाएगा, लेकिन यदि अमाउंट परसेंटेज दिया है तो ग्रॉसअप नहीं करना है। ओके, जो ये बताया मैं, ऐसा नहीं करना है, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बताएंगे, तो इजीली समझ में आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें जानते रहिए। ओके, टैक्सेबल परसेंटेज है, अमाउंट है, बोथ कंडीशन में ग्रॉसअप किया जाएगा। अगर टैक्सेबल सिक्योरिटीज है तो उस चाहे वो परसेंटेज में दिया हो 10% टैक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, या अमाउंट में दिया हो कि 1 लाख मिल रहा है रुपए, दोनों में हम लोग को ग्रॉसअप करना पड़ेगा। अरे ओके, तो ये था, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये इसमें कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है,
समझ रहे हैं, केवल आप लोग को याद रखना है इसमें चीजें। सम इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड। इंटरेस्ट क्या है, पहला इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म टू पार्टनर्स। आप जानते हैं कि कोई भी फर्म चल रही होती है, ओके, या पार्टनरशिप फर्म है, ओके, पार्टनरशिप फर्म, तो उसके आप जानते हैं कोई कैपिटल ज़्यादा दिया होगा तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, उसकी बात की जा रही है। टैक्सेबल इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है किस पर, पार्टनर में, पार्टनर के लिए, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में किया जाएगा। नो टीडीएस सो नो ग्रॉस अप, टीडीएस नहीं किया जाएगा, ग्रॉस अप नहीं किया जाएगा। ये इनकम किसकी होगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन की, ओके, ये ध्यान रखना है। सेकेंड, टू कोऑपरेटिव सोसाइटी नो टीडीएस। इन बैंक, देखिए अगर इंटरेस्ट मिल रहा है किससे, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो नो टीडीएस करना है। इन बैंक, अगर बैंक कर रहा है तो ऑन सेविंग अकाउंट पे नो टीडीएस किया जाएगा। टर्म डिपॉजिट पर 40,000 से ऊपर किया जाएगा, ओके, 40,000, और 50,000 कब किया जाएगा, सीनियर सिटीजन के संबंध में, ये याद रखना है। ये टर्म डिपॉजिट है, जानता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट है, तो 40,000 तक इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, तो नो टीडीएस। 40,000 से ऊपर मिलेगा तो करना पड़ेगा, और सीनियर सिटीजन तो 50,000 रुपये तक है, ओके। अदर डिपॉजिट्स इफ इंटरेस्ट आर मोर देन 5,000 या 10%, सो 10% टीडीएस डिडक्टेड। अगर मान लीजिए कि और कोई डिपॉजिट से इन दोनों को छोड़ करके, सेविंग अकाउंट और एफडी को छोड़ करके, तो उससे 5,000 से ज्यादा हो जाएगा, 10% टीडीएस काटना पड़ेगा, ओके, जो इंस्टीट्यूशन दे रहा होगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अब जानते हैं कोई पोस्ट ऑफिस में होता है भारत, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है उसमें, तो इंडिविजुअल अकाउंट टैक्स पे है 3500 रुपये, और ज्वाइंट अकाउंट के लिए है 7,000 रुपये। जानते हैं ज्वाइंट अकाउंट, जब 2 लोग मिल करके, 3 लोग मिल करके एक ओपन खाता का, जैसे पति पत्नी है तो एक साथ हैं, तो उनके लिए 7,000 रुपये है, ओके। 7,000 रुपये तक, 7,000 से ऊपर हो जाएगा तो कट लेगा, टीडीएस कटेगा, ओके, बैंक टीडीएस काट करके ही देगा। नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। देखिए वो इंटरेस्ट के संबंध में था। अब यहाँ पर देखिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड्स पजल्स, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, विनिंग फ्रॉम रेसेज इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। हॉर्स रेस कुछ भी हो। अब यहाँ पर क्या है, डज नॉट एक्सीड 10,000, अर्थात इन जो भी इनकम है 10,000 रुपया से ज़्यादा हो जाएगा तो टीडीएस काट करके मिलेगा। इसका मतलब कि मान लीजिए कि आप जुआ खेल रहे हैं, आप 10,000 रुपये से मान लीजिए 12,000 रुपये अर्न कर लिए, तो इस पर 30% टैक्स काट करके ही आपको दिया जाएगा, ओके, 3600 रुपये काट कर दिया जाएगा। जैसे आप करोड़पति खेलते होंगे, खेलेगा कोई, तो देखेंगे जो टैक्स काट कर ही मिलता है। क्यों, क्योंकि वो अदर सोर्स की इनकम है। आप कोई भी गेम खेल रहे हैं और उस गेम के द्वारा आप अर्न कर रहे हैं, तो अर्न पर 30% टैक्स लगता है। यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा इनकम हो जाएगी इन सबसे, तो जो भी देने वाला पैसा होगा वो 30% काट करके देगा, ओके। टैक्सेबल शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स इट सच विनिंग एक्सीड द एबव मेंशन लिमिट्स, मींस इस लिमिट से एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा द टैक्स शैल बी डिडक्टेड 30%, बताया 30% कटेगा। द ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड प्लस टैक्स डिडक्टेड शैल बी इंक्लूडेड इन इनकम। यहाँ पर सिंपल से क्या बताया जा रहा है कि जब मान लीजिए कि आपके 1 करोड़ रुपये मिला, सॉरी 1 करोड़ रुपये जीते आप, तो जानते हैं 30% इसमें से कटेगा, ओके, तो कितना मिलेगा आपको, 70 लाख मिलेगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ग्रॉस अप इसको करिए, दिया जा रहा है ना ग्रॉस अप, ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड प्लस टैक्स डिडक्टेड, तो अमाउंट रिसीव 70 लाख प्लस डिडक्टेड कितना है 30 लाख, ये दोनों का 1 करोड़ करके ही लिखेंगे इंक्लूड इनकम, ताकि बाद में 30 लाख का वहाँ पर टैक्स डिडक्शन दिखाएंगे, ओके, बाद में इसको एडजस्ट किया जाएगा। पहले आप इनकम दिखाइए कि 1 करोड़ इनकम था, और जब टैक्स डिडक्ट होने लगेगा, जब लास्ट पढ़ाऊंगा मैं कि कैसे टैक्स दिया जाता है चैप्टर में, टोटल टैक्स, तो ये 30 लाख वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा, ओके, ये आप पहले दे चुके हैं तो एडजस्ट करिए। नेक्स्ट यहाँ पर टैक्स विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। आप जानते हैं इसमें ऑनलाइन गेम्स का कितना प्रचलन है, बहुत ऑनलाइन लोग गेम खेल रहे हैं, बच्चे तो एकदम मतलब समझ लीजिए कि बर्बाद है इसी में, छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन गेम में लगे हुए हैं। सेक्शन किसमें है 115 पीवीजी, अगर उससे इनकम हो रही है तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किया जाएगा 30%, 30% के अनुसार आपसे टैक्स लिया जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए वो कुछ चीज़ें थी जिसको एक समराइज किया गया है, उस समराइजेशन को थोड़ा सा देख लीजिए, ओके। देखिए रेट्स डिडक्शन, कितना डिडक्शंस मिल रहा है, ओके, इस डिडक्शंस को दिखाया गया है, उस डिडक्शंस को समझ लीजिए, याद थोड़ा सा रखिए, थोड़ी बहुत चीज़ें जहाँ तक याद कर सकते हैं, ओके। इन केस ऑफ पर्सन अदर देन कंपनी एंड हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, ओके,
तो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो यहाँ पर जो बताया ना 40,000 रुपये वेयर पेयर ऑफ बैंकिंग, देखिए 40,000 है, 50,000 सीनियर सिटीजन के संबंध में है। ओके, यहाँ पर क्या होगा 10% रेट ऑफ टैक्स कटेगा, 10% काट लिया जाएगा। ओके, 40,000 से ज्यादा होगा, 50,000 से ज्यादा होगा तो 5,000 बताया ही मैं। ओके, अदर डिपॉजिट के संबंध में। फिर क्या है इन अदर डिपॉजिट्स इन डिबेंचर सिक्योरिटी मनी इशूड बिहाफ ऑफ द अथॉरिटी, ये सब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक लगभग आप देख लीजिएगा थोड़ी बहुत। जैसे ऑनलाइन गेम्स है तो ऑनलाइन गेम्स देखिए 10% 30% काटना है। ओके, ऑन एनी अदर इनकम है 10%, ये भी ध्यान रखना है। इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में क्या होगा ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर देन, ओके, अदर देन सिक्योरिटीज का अतिरिक्त होगा तो 5,000 से ज़्यादा होगा तो 10% आप काटेंगे। ओके, ऑनलाइन गेम्स वही 30% वाला है। ये सब कुछ भी ऐसे ही करना ही है, जो मैं बताया हूँ इसका समराइजेशन है, यहाँ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ओके, केवल आप लोग एक बार देख लीजिए अपने हिसाब से, और चाहते तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये चीज़ें जो मैं बताया हूँ उसी को समराइज किया गया, कितना कितना परसेंटेज रेट ऑफ लगेगा। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, जो मैं बताया हूँ वही चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पर क्या है हमने नेक्स्ट सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कुछ इनकम क्या है, पहला अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विथ इंटरेस्ट इंक्लूड इन इनकम। यदि कंपनसेशन मिल रहा है मान लीजिए कहीं पे, तो उस सिचुएशन के लिए इंटरेस्ट ऑफ इनकम हो जाएगी। ओके, इंटरेस्ट इंक्लूड इन इनकम, जैसे मान लीजिए कहीं कंपनसेशन मिला है तो कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिला है, वह इंटरेस्ट भी अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। ओके, यहाँ बताया जा रही है। नेक्स्ट क्या है इंटरेस्ट ऑन इन डिपॉजिट्स and investment as interest on debenture or bonds, interest on bank deposits, interest on किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, ये सब चीजें भी होंगी तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस। अगर आप इनकम सबलेटिंग में क्या है कि आप मान लीजिए कोई हाउस रेंट पर लिए, ओके, और उस हाउस को दूसरे को रेंट पर दे दिए तो आपकी इनकम हो रही होगी, तो वो भी अदर सोर्स की इनकम होगी। ओके, जो लोग इनकम हाउस पर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि सबलेटिंग मींस एक बार किराया आप लिए फिर आप दूसरे को दे दिए, तो उससे जो इनकम हो रही है दूसरे मतलब किराएदार को किराएदार से जो इनकम हो रही है उसको इसमें ट्रीट किया जाता है। ओके, रेमुनरेशन ऑफ टीचर फ्रॉम इन्विजिलेटर, मान लीजिए हम लोग टीचर हैं तो हम लोग जो इन्विजिलेटिंग काम करेंगे, कहीं मान लीजिए पीसीएस का एग्जाम होता है, कहीं बीएड का एग्जाम होता है तो पैसा मिलता है, तो वो भी क्या है अदर सोर्स इनकम है। ओके, नेक्स्ट डायरेक्टर फीस, मान लीजिए डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर फीस ले रहा है, ओके, उसको भी लिक्विडेशन रेमुनरेशन। लिक्विडेटर क्या है, जैसे कंपनी समाप्त होती है तो उस समय लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाती है तो उसको भी कुछ फीस मिलता है। ओके, या रेमुनरेशन मिलता है, तो वो भी अदर सोर्स की इनकम है। ओके, क्योंकि सैलरी तो है नहीं, हमेशा तो मिले नहीं है, कंपनी डिजॉल्व हो रही है, समाप्त हो रही है, तो उसमें लिक्विडेटर एस्टेब्लिश किया जाता है, जो मध्यस्थ होता है, संपत्ति सेल करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, सबकी लायबिलिटी दे, उसके लिए तो उसके लिए भी रेमुनरेशन जो मिल रहा है वो भी अदर सोर्स की इनकम है। राइट, सैलरी ऑफ एमपी मैंने मैं बताया ही था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारे संसद हैं, विधायक हैं, वो अदर सोर्स से माने जाएंगे। ओके, क्यों माने जाएंगे, क्योंकि सैलरी की इनकम क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि एमपी और एमएलए की सैलरी को हम सैलरी चैप्टर में क्यों डिटरमाइन नहीं करते हैं, बिकॉज विधायक और संसद का कोई नियोक्ता नहीं होता है। जैसे हम लोग का कोई नियोक्ता है ना, यूनिवर्सिटी है, सरकार है, कोई नियोक्ता है, लेकिन उनको कोई नियुक्त नहीं करता है, वो लोग ऑटोमेटिक हैं। ओके, जनता से चुन के जाते हैं, इसलिए कोई उनको नियुक्त नहीं करता है, वो 5 साल बाद हट जाएंगे, तो इसलिए उनको अदर सोर्स माना जाता है। राइट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन आउटसाइड इंडिया, यदि आउटसाइड इंडिया एग्रीकल्चर है, जानते हैं भारत में तो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर बाहर है तो टैक्सेबल है, वो किस में टैक्सेबल होगी, अदर सोर्स की इनकम में होगी। राइट, इनकम फ्रॉम लीज्ड एसेट्स मार्केट ऑफ एनी फिश पॉन्ड्स, यहाँ कोई लीज एसेट दिए हैं लीज पे यूज करने के लिए, जब मार्केट या यानी फिश पाउंड है, कोई तालाब है, मछली की तालाब है, वो दिए हैं, मार्केट कोई जहाँ मार्केट लगता है कहीं पे हॉट जिस मार्केट लगता है ना, सब्जी वेजिटेबल मार्केट, और मान लीजिए कोई वहाँ से पैसा ले रहा हो वेजिटेबल मार्केट से, तो उस सब क्या होगा, वहाँ सब भी अदर सोर्स की इनकम है। राइट, नेक्स्ट क्या रेमुनरेशन एज ए नॉट प्रोफेशनल राइटर्स, मान लीजिए जो प्रोफेशनल राइटर है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कभी कभार लिखता है बुक, तो कभी कभार लिखता है, कभी कभार इनकम हो गई तो उसको अदर सोर्स माना जाता है। ओके, क्योंकि कभी कभार इनकम होनी है। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो अनरिकॉग्नाइज्ड होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सैलरी में ट्रीट होगा, लेकिन
अनरिकॉग्नाइज्ड होगा तो ये अदर सोर्स की इनकम है। और ये इंश्योरेंस ऑफ कमीशन ऑफ एजेंट, अगर इंश्योरेंस मिल रहा है एजेंट को कमीशन मिल रहा है, विच इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, यदि बिजनेस, देखिए बताया था मैं उस बिजनेस इनकम में, क्योंकि बिजनेस में प्रोफेशन जुड़ा है ना, तो प्रोफेशन के अनुसार यदि एजेंट को कमीशन मिल रहा है वहाँ पर टैक्सेबल कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है, हमारी 10-20 हज़ार मिल रहा है तो क्या करेगा प्रोफेशन में, तो यहाँ ले आकर के भी टैक्स दे सकता है कि हमारी अदर इनकम है। ओके, मान लीजिए कोई पढ़ा रहा हो और साथ में LIC भी कर रहा हो और LIC से उसको एजेंट 10 हज़ार मिल रहा हो, 10 हज़ार कहाँ लिखेगा, यहाँ लिखेगा। ओके, क्योंकि उसका प्रोफेशन तो है नहीं, उसका प्रोफेशन तो सैलरी है, उसकी प्रोफेशन तो टीचिंग है, तो इसलिए यहाँ पर किया जाता है। राइट, रेंट फ्रॉम लेटिंग ट्रेडमार्क मिला हुआ है कोई आपको, ट्रेडमार्क तो आप दूसरे दे दिए यूज करने के लिए वो भी माना जाएगा। ओके, अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन में कोई एक्सपायर कर जाता है तो जो घर वालों को पेंशन मिलती है दैट इज फैमिली पेंशन। ओके, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन की डेथ हो गई, उसकी पत्नी को या उसके बच्चे को जो पेंशन मिल रही है तो उसको कहा जाता है फैमिली पेंशन। ओके, फैमिली पेंशन का प्रोविजन क्या है, पहले 15,000 था, अब क्या है 25,000, 25,000 है। देखते हैं उसके विडो, जो उसकी विधवा है, जानते हैं विधवा होगी या विदुर, जो उसका पति होगा, पति तो मिलता नहीं लेकिन मान लीजिए मिल गया तो एम्प्लॉय हिज 33%। उसके बाद क्या है, जैसे मान 33% क्यों लिखा है, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख उसको मिल रहा था, 1 लाख का 33% मिलना चाहिए, या जैसे उसकी जो सैलरी दी गई होगी उसका 33% कैलकुलेट करेंगे और या 25,000 कैलकुलेट करेंगे, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए कि किसी एक पर्सन को 1 लाख सैलरी मिल रही थी तो उसका 33% मान लीजिए 33,000 आ गया। ओके, और यहाँ 25,000। ओके, तो जो सबसे कम होगा लेस एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो दोनों में कम होगा, 25,000 कम है तो 25,000 टैक्स फ्री हो जाएगा। ओके, लेकिन एडिशनल अमाउंट, जैसे मान लीजिए कि उसका अमाउंट मिलता, मान लीजिए कि 2 लाख सैलरी है, ओके, तो उसकी पत्नी को मिलता 66,000। ओके, और यहाँ 25,000 टैक्स फ्री होता, तो यहाँ 66,000 25,000 टैक्स फ्री करके यहाँ से 25,000 माइनस करते हैं, जो बचता है वो टैक्सेबल हो जाता है। राइट, इस टाइप से जो दोनों में कम होगा आप 33% कैलकुलेट करेंगे, 25,000 देखेंगे, दोनों में कम होगा उसको टैक्स फ्री कर देंगे, जो रेस्ट ऑफ अमाउंट होगा उसको हम टैक्सेबल कर देंगे, विल बी टैक्सेबल। बट इन केस ऑफ विडो रेट्स फ्रॉम यूएनए, जानते यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर कोई है एनी अदर एम्प्लॉयज व्हिच इज रिलेटेड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ही हैड गॉट परम चक्र, और वो परम चक्र पाया हुआ है, वो महावीर चक्र पाया हुआ है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम हिज हैंड विल बी विडो। तो जो उसकी विधवा होगी, ऐसे समझिए जो परमजीत चक्र लेडीज कोई पाई हुई है, मतलब उसका पति पाया हुआ है, कोई महावीर चक्र पाया हुआ है सेना में, जानते हैं कि कोई लोग एक जो शहीद होते हैं तो उनको ये चक्र मिलता है, परमजीत चक्र दिया जा रहा है, महावीर चक्र दिया जा रहा है, तो इन दिस कंडीशन में उनको उनके हाथ में जो पेंशन आएगी या जो भी कुछ आएगा वो टैक्स फ्री होता है, इस बात का ध्यान रखना है। राइट, नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम होटल वेटर आर टिप्स एंड टैक्सी ड्राइवर, तो कोई भी इनकम मिल रही है होटल से, वेटर्स मिल रही है, टिप्स मिल रहा है, टैक्सी ड्राइवर को कुछ मिल रहा है पैसा, सब कहाँ है, यहाँ पे है। ओके, ये ध्यान रखना है। राइट, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम क्रिकेट मैच, मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच टू प्लेयर्स, अब प्लेयर्स हैं, क्रिकेट मैच हो रहा है तो उनके लिए क्या, क्योंकि देखिए कभी नहीं आया था, तब यहाँ क्या है, टेस्ट मैच है तो 25% इन इंडिया में है तो टैक्सेबल, एंड अदर मैच इंडिया है तो फुल टैक्स फ्री। अगर टेस्ट मैच हो जाए 5 दिन वाला, जैसे अभी देखिए हो रहा था, ओके, हार गए हैं भारत वाले, तो यहाँ पर क्या है, टेस्ट मैच में 25% टैक्सेबल हो जाएगा, और वनडे मैच जो 1 दिन वाला होता है 50 ओवर वाला वो पूरा टैक्स फ्री है, लेकिन मैचेस प्लेड आउटसाइड इंडिया 50% टैक्सेबल, और आउटसाइड इंडिया मैच हो रही है, मान लो कोई फॉरेन जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया खेलने गए, इंग्लैंड में खेलने गए, न्यूजीलैंड खेलने गए, तो वहाँ 50% इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। राइट, अब यहाँ पर देखिए डिडक्शंस क्या क्या मिलता है, अब यहाँ अभी तक क्या था, टोटल इनकम थी, क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड होता है। राइट, अब देखते हैं क्या क्या कुछ चीज़ें डिडक्शंस मिलेंगी, क्या आप इसमें चाहें तो माइनस कर सकते हैं। ओके, क्या क्या है, फर्स्ट में द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग डिडक्शंस, तो कुछ डिडक्शंस दे करके अदर सोर्स कैलकुलेट होती हैं। ओके, नेक्स्ट है all those expenses which is not accrued by the SSC from generating these types of heads income fully permissible as like, तो अभी देखेंगे आगे क्या क्या परमिसिबल है, उसके अनुसार ये सब चीजें होती हैं। देखिए इसमें क्या है, ए
सपोज दैट एसएससी है टेकन लोन ऑन इंटरेस्ट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बैंक टू परचेज द शेयर डिवेंचर और इन्वेस्टमेंट पर्पज, देन अमाउंट इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि शेयर और डिवेंचर परचेज करने के लिए आपने इंटरेस्ट आप लोन लिए हैं और उस पर अगर मान लीजिए कि 1 लाख के इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो डिडक्ट ले सकते हैं। ओके, पहला, क्योंकि शेयर डिवेंचर के लिए आप देखिए इनकम जुड़ रही है तो उसका लोन नहीं जुड़ना चाहिए, इंटरेस्ट वही तो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए का डिविडेंड पाया है और 2 लाख रुपया पैसा जो लगाए थे 10 लाख, तो 10 लाख मान लीजिए कि कहीं से लोन लिए थे। ओके, तो लोन पर जो इंटरेस्ट लगेगा तो क्या गवर्नमेंट को लाभ देखेगी? वो नहीं देखेगी। ओके, फिर डिटेल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख बैंक से लोन लिया, उस पर आपने 2 लाख का डिविडेंड प्राप्त किया। ओके, और इस पैसे को क्या किया, आप शेयर में लगा दिए। ओके, और 2 लाख का डिविडेंड प्राप्त किए और इस पर इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं आप? मान लीजिए कि 50,000 इंटरेस्ट दे रहे हैं। ओके, तो इसका मान कहना यह है कि जो 2 लाख डिविडेंड पाए हैं इसमें से 50,000 माइनस कर लीजिए। ओके, क्योंकि आप 50,000 बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आप 2 लाख की प्रॉफिट हुए डिविडेंड से तो 1.5 लाख पर टैक्स दीजिए। राइट, यही बताया जा रहा है। इनकम यहाँ पर होगा इनकम कलेक्शन चार्ज पेड एसएससी टू द बैंक। अगर मान लीजिए कि कोई कलेक्शन चार्ज दिया जा रहा है एसएससी को, वो भी किया जा सकता है। ओके, एनी एक्सपेंडिचर मेड बाय एसएससी फॉर एग्जम्प्टेड इनकम नॉट अलाउड। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कोई एग्जम्प्टेड इनकम है और उस एग्जम्प्टेड इनकम को करने के लिए आप कोई क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इन दिस कंडीशन में अलाउड नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो जो हमारी इनकम है वो खुद ही टैक्स फ्री है तो उसको देने के लिए खर्च हम क्यों माइनस करेंगे? ओके, तो सिंपल सी लॉजिक है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जब हम उस इनकम को पहले से टैक्स फ्री है तो उस पर आप खर्च करेंगे तो हम माइनस क्यों करें? ओके, इसका मतलब क्या है कि यदि उस पर टैक्स नहीं लगता है तो उस पर खर्च भी किए तो आपका है। ओके, ऐसे समझिए। कैलकुलेशन ऑफ गिफ्ट अमाउंट रिसिव्ड। गिफ्ट के सिंपल सा रूल ये है कि अमाउंट रिसिव्ड फॉर रिलेटिव टैक्स फ्री है, रिलेटिव से टैक्स फ्री है, एंड अदर मोर देन 50,000। 50,000 में ध्यान रखना है, अगर 50 लोग दिए हैं ऐसे गिफ्ट तो 50 लोगों को जोड़ा जाएगा और 50 लोगों को जोड़ के 50 लाख जोड़ा जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि एक लोग 10,000 दे दिए, एक लोग 40,000 दे दिए, एक लोग 60,000 दे दिए तो आप कहिए कि नहीं ये ज़्यादा दिए हैं, ये तो टैक्स फ्री हो गया ना, ये टोटल एड होगा 10,000, 40,000, 60,000 और तीनों एड होकर 50,000 आपको मिलेगा। ओके, इस टाइप से सोचना है। राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसिव्ड गिफ्ट एड टैक्सेबल, मीन्स गिफ्ट जितना होगा सब ऐड कर देंगे एक साथ। ओके, नेक्स्ट है नॉट डिडक्टेबल। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो डिडक्टेबल नहीं होंगी। राइट, क्या क्या होगा? फर्स्ट पे नॉट डिडक्टेबल क्या क्या चीजें होंगी? फर्स्ट, पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ एसएससी। मान लीजिए कोई व्यक्तिगत रूप से कोई एसएससी है, कोई कराता है और कोई अपना खर्च करता है साबुन तेल सब्जी इस पर, तो वो डिडक्टेबल नहीं है। पहली बात तो ये है। ओके, सेकेंड क्या है? कैश एक्सपेंसेज। यदि कैश एक्सपेंसेज कर रहे हैं 10,000 से ज़्यादा तो भी नहीं है। और ये क्या है? ट्रक वाला है, ध्यान दिए होंगे, ट्रक ड्राइवर ये सब के लिए 35,000 है। ओके, जो जैसे पिकअप है, ट्रक है, बस है, जो चलवाते हैं उनके लिए 35,000 रुपये है और जो हम लोग हैं उनके लिए 10,000 कॉमन चीज़ है। ओके, उससे ऊपर होगा तो खर्च करेंगे तो आपको चेक से या ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको डिडक्शंस मिलेगा। राइट, परचेज कार्ड्स फॉर प्ले। अगर मान लीजिए आप ताश खेल रहे हैं, ओके, जुआ, तो ताश खेलने के ताश के पैसे लग रहे होंगे ना, तो उस पैसे को डिडक्ट नहीं मिलेगा। ऐसे सोच रहे होंगे कि 10,000 रुपया अर्न किए, 2,000 के ताश के पत्ता ही खेल लिए, 10 ताश के पत्ता ही खरीद लिए, क्योंकि जानते हैं उसमें नया नया पत्ता यूज होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि 2,000 रुपये उसमें माइनस हो जाएगा, नहीं होगा। राइट, इस बात को ध्यान रखे रहिए। नेक्स्ट क्या है? परचेज ऑफ टिकट्स ऑफ लॉटरी। मान लीजिए कि लॉटरी आप खेल रहे हैं, लॉटरी में मान लीजिए कि कल खरीदे, परसों खरीदे, 10 दिन से खरीद रहे हैं, हार रहे हैं और मान लीजिए एक दिन आप 1 लाख रुपए जीत गए। ओके, और आप कहे कि देखिए गवर्नमेंट से, देखिए आप कह रहे हैं कि 1 लाख जीत गए तो रूल बताया है कि 30% इसमें टैक्स लगेगा, 70,000 मिलेगा आपको। तो आप क्या कहेंगे? देखिए हम लॉटरी अभी तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि 50 रुपये का तो हम लॉटरी परचेज कर चुके हैं, जब 50 रुपये की लॉटरी परचेज कर चुके हैं तो हमको तो माइनस मिलना चाहिए, तो नहीं मिलेगा। तो जो भी 50 रुपये के लॉटरी है वो नहीं मिलेगा। ओके, इसका मतलब कि इनकम पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी
आप जो लॉटरी खरीदने में खर्च किए हैं उससे कोई मतलब नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि बढ़ावा ना दीजिए लॉटरी को। ओके, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि 50 रन वो तो करने 5 लाख खरीद कर अब तक खरीदे हैं। ओके, कह सकते हैं कि नहीं? कुछ भी कह सकते हैं। ओके, लॉस ऑफ बेटिंग, यदि बेटिंग में जो भी आप जुआ खेल रहे हैं, ओके, सट्टा लगा रहे हैं, उसमें यदि हानि हो जाती है तो भी डिडक्टेबल नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपने जुआ खेला, 10 लाख की हानि हो गई, तो ऐसा नहीं है कि इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें घटा देंगे 10 लाख, नहीं, हार आपका, केवल गवर्नमेंट इनकम पर ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बढ़ावा ना मिले, ये ध्यान रखना है। ओके, राइट। एनी अमाउंट एक्सपेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम टैक्स फ्री इनकम नॉट डिडक्टेड, यदि जो अभी लास्ट पॉइंट बताया था, यदि कोई टैक्स फ्री इनकम है, उस टैक्स फ्री इनकम को, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज है, ओके, जो टैक्स फ्री है फॉर एग्जाम्पल, और इस टैक्स फ्री सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए आप मान लीजिए कि लोन ले लिए, ओके, कि लोन लेकर के इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो लोन पर इंटरेस्ट लग रहा होगा। ओके, तो इस इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है, तो इंटरेस्ट पर क्यों दे दे गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट का कहना है कि जब ये हमारे जो बॉन्ड लिए है वो खुद ही टैक्स फ्री है, तो उस पर चाहे तुम लोन से लो चाहे जिससे लो, एक्सपेंडिचर करोगे, हम कुछ नहीं देंगे। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है ये। तो ये था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ईजी चैप्टर है, जिसको नहीं समझ में आएगा केवल कुछ नहीं करना है, केवल 1-2 बार इसको देख लीजिए। ओके, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, जो भी पूछा जाएगा इसका न्यूमेरिकल आएगा, इस बात को ध्यान रखे रहिए। थ्योरी जानते देखिए हैं, सब अलग अलग जोड़ से, यहाँ से ईंट, यहाँ से पत्थर, यहाँ से ये, वहाँ से ये, कोई सिचुएशन बन ही नहीं सकता है। सिचुएशन ज़्यादा बनेगा तो बनेगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर कोई ऐसे लिखिए या कोई डिस्क्राइब करिए, यही सब आ सकता है। 2-4 चीज़ें आप लिख देंगे, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, ये सब लिख सकते हैं। अदरवाइज जानते हैं हर जगह से जोड़ जोड़ के कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से लाया गया है, तो ये तो आना नहीं है। ओके, थ्योरी इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। इस पर आपको 2 चीज़ें बस करना है। एक, इसके आगे जो बताऊंगा उसमें न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो उस न्यूमेरिकल को आप लोग को ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, और सेकेंड आपको ध्यान रखना है, केवल 1-2-3 बार कम से कम देख लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, कुछ रिकॉल रहेगा माइंड में। अच्छा, इंटरेस्ट के लिए रूल है, डिविडेंड के लिए रूल है, फिर सेविंग अकाउंट के लिए रूल है, गिफ्ट के लिए रूल है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा माइंड में क्लियर रहे तो आपको क्वेश्चन इजीली सही हो जाएगा। ओके, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है इसमें, तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि इसको 1-2 बार 3 बार कम से कम देख लीजिए, ताकि इसको लिखना नहीं है, इसको नोट्स वोट्स मत बनाइए। ओके, ये ऐसे ही आप याद कर लेंगे, आवश्यकता हो तो बना भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही क्लास देखते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।